डिस्कवरी, तो डिस्कवरी का जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स के लिए है, इस पर आपका मेंस का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा कि हाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि द फर्स्ट पर्सन हु इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द हड़प्पन साइट्स, इस तरह से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन रह सकता है। तो डिस्कवरी किस तरह से हुआ, तो आपको बताया था द फर्स्ट पर्सन हु इन्फॉर्म्ड अस अबाउट हड़प्पन साइट और हु सॉ द हड़प्पन साइट्स, चार्ल्स मैसन। ये पहला पॉइंट आपको लिखना है। चार्ल्स मैसन, अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर। चार्ल्स मैसन वाज अ ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर। क्लियर ना, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर सॉ हड़प्पन साइट्स, सॉ हड़प्पन साइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, for the first time, but unable to identify, but unable to identify, unable to identify those sites as India's first civilization, मतलब फेल्ड टू आइडेंटिफाई। प्रॉब्लम्स में ये रह सकता है कि हु सॉ और हु इन्फॉर्म्ड अस अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द हड़प्पन साइट्स, आंसर इज चार्ल्स मैसन। उसके बाद है कौन, अलेक्जेंडर बर्न्स एंड देन अलेक्जेंडर कनिंघम। तो नेक्स्ट लिखेंगे बस ये सब। अब वैसे तो आपके एग्जाम में चार्ल्स मैसन ही रहता है, लेकिन फिर भी उन लोग का भी नाम जान लेते हैं। लेटर ऑन अलेक्जेंडर कनिंघम, पहले अलेक्जेंडर बर्न्स, नॉट अलेक्जेंडर कनिंघम। लेटर ऑन अलेक्जेंडर बर्न्स, BURNS, बर्न्स एंड अलेक्जेंडर कनिंघम, also saw Harappan sites. हाँ? चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, between Lahore to Multan, construction of railway line between Lahore to Multan। डैश देके लिख लीजिए, throw some light on Harappan civilization। अब ये सम लाइट आपको पता है कि रेलवे इंजीनियर्स दे नीडेड ब्रिक्स टू बिल्ड रेलवे स्लीपर्स नियर बाय द रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट। दे फाउंड bricks, they started excavating, they started using that bricks, and along with bricks they also found few artifacts। तो उनको लगा कि भाई ये तो यार एंशिएंट साइट्स है, तो यहाँ से ये हो गया। इस तरह के कभी कभी प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन रह सकते हैं। नाउ 1921, ये वाला तो रहता ही 1921। देखिए इस बार का यदि आपने प्रॉब्लम्स का पेपर देखा होगा तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, एकदम इक्विवेलेंट टू यूपीएससी। इस तरह का क्वेश्चन आया। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बात करेंगे। और मेंस में यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया होगा तो यहाँ से लास्ट मतलब 2013 से अभी तक आप बात कीजिए तो ज़्यादातर आपका 30 वर्ड वाला यानी 2 मार्कर वाला क्वेश्चन पूछा है ज़्यादातर। एक बार 4 मार्कर का क्वेश्चन पूछा यानी 60 वर्ड का, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो 175 वर्ड का बनता भी है, उस पर भी बात कर लें। तो प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आ ही गया,
yes 1921 दयाराम साहनी, DR साहनी या दयाराम साहनी, under the guidance of John Marshall, under the guidance of John Marshall, वो हेड है, डायरेक्टर जनरल है जॉन मार्शल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो दयाराम साहनी अंडर द गाइडेंस ऑफ जॉन मार्शल एक्सकेवेटेड हरप्पा, एक्सकेवेटेड हरप्पा। फिर नेक्स्ट है 1922 राखाल दास बनर्जी, RD बनर्जी, राखाल दास बनर्जी एक्सकेवेटेड मोहनजोदारो। क्लियर। अब 1924 John Marshall announced the discovery of Harappan civilization और इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे जॉन मार्शल ने बोला था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहता है चार्ल्स मैशन, फिर दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, ये प्रीलिम्स में रहता है क्वेश्चन। क्लियर ना। तो ये प्री के हिसाब से था आपका, ये तो जान गए आप लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट है इसका क्या, एक्सटेंट। क्रोनोलॉजी तो पता चल गया। अब आइए एक्सटेंट, ये आपका 2 मार्कर का यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। एक्सटेंट, यहाँ एक्सटेंट को हिंदी में कहते हैं विस्तार। तो 2 तरह का एक्सटेंट होता है, एक होता है मटेरियल एक्सटेंट या फिजिकल एक्सटेंट या ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, और दूसरा होता है स्पिरिचुअल या आइडियोलॉजिकल एक्सटेंट भी कह सकते हैं। तो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दोनों बता देते हैं। मटेरियल एक्सटेंट, टू मार्कर वाले क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे विल राइट ओनली अबाउट द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। ये वाला इसको नहीं लिखेंगे। तो आइए देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन का। आपको बताया भी था। अच्छा, ये है दिस वन इज सुतका गेंडोर। कुछ इस तरह के शेप में था। तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में क्या क्या जानना होता है, तो पहला जानना होता है इसका एरिया, नंबर 1। उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट, सदर्न मोस्ट बाउंड्री, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, यानी बाउंड्री के बारे में जानना होता है। फिर यदि वर्ड बच गया हमारे पास तो स्टेट्स एंड कंट्री के बारे में जानना होता है। यदि हमारे पास स्पेस बच गया तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टोटल एरिया क्या था। जैसे हम लोग ओल्ड डेटा पर रिलाई कर रहे हैं, बट द न्यू डेटा जो है वो है अराउंड 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बट ओल्ड डेटा कहता है कि द टोटल एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन was this, तो एरिया was
12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, दिस वाज द एरिया। लेकिन अभी जो नया डेटा है, इट ऑलमोस्ट रीच्ड अप टू 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज द न्यू डेटा। बट अभी भी बहुत सारे लोग ओल्ड डेटा पे ही रिलाई कर रहे हैं। अब ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एरिया ऑफ एक्सकेवेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए। तो एरिया तो मालूम चल गया। अब इसका नॉर्दर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट बाउंड्री क्या है? तो वैसे नॉर्थ टू साउथ इसका लेंथ कितना था? 1100 किलोमीटर। एंड वेस्ट टू ईस्ट इट्स विड्थ वाज अराउंड 1600 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ 1100 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट 1600 किलोमीटर, एंड इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री was Manda or considered as Manda, northern boundary Manda, and Manda is located where? In Jammu and Kashmir, on the bank of Chenab river. मांडा वैसे तो एग्जैक्ट जम्मू में है, तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट्स सदर्न बाउंड्री जो है, इट इज नाउ Daimabad. Daimabad is in Maharashtra, and it is located on the bank of river Pravara. Located on the bank of river Pravara, Daimabad, Maharashtra. प्रीलिम्स के हिसाब से और बता देता हूं कि दैमाबाद नहीं रहा, टफ क्वेश्चन, तो फिर आपको रह सकता है भगत राव या फिर मालवन भी रह सकता है। मालवन इज ऑल्सो इन सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, बट भगत राव इज इन गुजरात। रिवर था, किम रिवर था, उसके बैंक पे था ये भगत राव, KIM किम रिवर। बट मीन्स वाले 30 वर्ड में तो आपको दैमाबाद ही लिखना पड़ेगा कि सदर्न बाउंड्री दैमाबाद और सदर्न एक्सटेंट दैमाबाद। नाउ द ईस्टर्न वन, ईस्टर्न इज आलमगीरपुर। ये ईस्टर्न बाउंड्री है, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हिंडन रिवर। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यूपी में हिंडन रिवर। एंड नाउ द वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री सुतका गेंडोर, पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रोविंस। क्लियर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है, एंड ऑन द रिवर ऑफ दस्क, ऑन द बैंक ऑफ दस्क रिवर। दस्क रिवर। तो बाउंड्री जान लिया, एरिया जान लिया, क्योंकि इतना में लगभग 30 वर्ड हो जाता है। स्टेट्स और कंट्री तो दो कंट्री है, इंडिया एंड पाकिस्तान। और स्टेट के हिसाब से बात करें, स्टेट के हिसाब से तो इंडिया में मेनली है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, समझ गए? 3 मेन स्टेट मेनली हम लोग बात कर रहे हैं। सॉरी 4 हो गया, वैसे तो है बहुत सारे, नहीं तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा मेनली। और इन पाकिस्तान में पाकिस्तान, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान, तो 3 उनका स्टेट हो गया और 3 हम लोग का। मेनली हम लोग को जान के रखना था। वैसे इंडिया में थोड़ा सा महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, जम्मू एंड कश्मीर भी, बट मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर व्हाट? पार्ट्स ऑफ, नॉट एंटायर स्टेट, पार्ट्स ऑफ, और इट कवर्ड्स पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, and Pakistan's Punjab, Sindh and Balochistan.
तो पूरा का पूरा स्टेट नहीं, ओनली पार्ट। इसमें हम लोग सिविलाइजेशन किसको मान रहे हैं? सिविलाइजेशन मान रहे हैं ओनली द अर्बन सेंटर्स को, समझे। लेकिन ये भी सोचिएगा, दिमाग लगाने वाला है कि वी कैनॉट कंसीडर द अर्बन सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द रूरल कल्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एज अ टू ऑपोजिट पोल। दो ऑपोजिट पोल नहीं है, देयर वॉज इंटरडिपेंडेंस। क्लियर ना? बिटवीन व्हाट? बिटवीन द अर्बन सेंटर एंड एज वेल एज द कंट्री साइड। इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर। कैसे? ये कैसे बोल सकते हैं? तो अर्बन सेंटर को फूड सप्लाई कौन करेगा भाई? अर्बन सेंटर वर डिपेंडेंट ऑन कंट्री साइड फॉर फूड, और फिर तब तक कंट्री साइड वाले को भी कुछ क्या चाहिए? अर्बन यूटेंसिल्स चाहिए। समझ गए ना? बहुत सारा। तो देखिए कैसा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप आप कह सकते हैं। इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ये लोग एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट पोल नहीं है। लेकिन हम लोग को बेसिकली पढ़ना किसके बारे में? कंट्री साइड के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है अर्बन सेंटर्स के बारे में। क्लियर? और दिमाग में ये भी सेट होना चाहिए कि क्या भाई पूरा का पूरा स्टेट में फैला हुआ था? तो क्या आज गुजरात में या राजस्थान में या हरियाणा में सभी जगह क्या है? अर्बन सेंटर है? नहीं। तो हम लोग को पढ़ना है अर्बन सेंटर के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोग क्या समझ नहीं पाते, जब बोला जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल गुजरात, तो कुछ लोग सोचने लगता है कि नहीं पूरा का पूरा गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन था। ऐसा नहीं। क्लियर हो गए? और हड़प्पा के जितने भी साइट्स मिले हैं ना, नियरली 1400 साइट्स so far as discovered, and out of those 1400 around 7 to 10 reached onto the stage of urbanization. Only 7 to 10। सोच लीजिए 1400 में 7 से 10 ही ऐसा है जिसको लोग क्या मानते हैं? अर्बन सेंटर। बाकी सब जो है सेमी अर्बन सेंटर या फिर क्या? विलेज। क्लियर? ये तो आपको मालूम चल गया, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बात कर लिया। अब इसका स्पिरिचुअल, रिलीजियस और आपका इसका मटेरियल एक्सटेंट, अब इसको जरा समझना पड़ता है, और ये एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए है। जैसे अभी आपको बताएंगे कि प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस कैसे होता था। हाउस का कंस्ट्रक्शन देखिए, रूम्स वर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। रूम्स वर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। ये मेन रोड है MR, और ये सब लेन्स है, ये सब रोड है। बाद में और बताएंगे डिटेल। तो रूम्स वर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। आज भी आप देखिएगा गांव में स्टिल in many parts of our country still rooms were built around a central courtyard. This is called what? Continuity of Harappan culture. Civilization नहीं, civilization का मतलब अर्बन सेंटर। क्या अर्बन सेंटर कंटिन्यू है? नहीं। तो क्या कंटिन्यू है? हड़प्पन कल्चर। ये हो गया क्या? दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज द स्पिरिचुअल एक्सटेंट। तो स्पिरिचुअल एक्सटेंट में क्या लिखेंगे? प्रैक्टिस ऑफ योगा इज स्टिल फॉलोड बाय होम इंडियंस, और इज स्टिल प्रिवेलेंट। तो प्रैक्टिस ऑफ योगा। क्लियर? और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, और सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम्स अराउंड सेंट्रल कोर्टयार्ड। Construction of rooms around central courtyard। डैश देके आप लिख पाइएगा कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। कल्चरल कॉन्टिन्यूटी ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, समझे? और ये जो दोनों मैंने बताया, प्रैक्टिस ऑफ योगा वगैरह, ये सब हम लोग रिलीजन और जब आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करूंगा हड़प्पा का तो और क्लियर हो जाएगा आपका। ये जान गए यहाँ तक? तो
3 मार्कर का एक क्वेश्चन और आपने कर दिया। अब उसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोग को टॉपिक, फीचर्स, ओरिजिन। यस, हाँ, ओरिजिन के बारे में जानना है। चलो तो थोड़ा इमेज दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। ओरिजिन, वैसे थोड़ा सा तो बताया था आप लोग को ओरिजिन के बारे में, लेकिन यहाँ हम लोग 3 थ्योरी समझेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, चलो तो बाद में मिसलेनियस में नोट डाउन करा दूंगा कि हड़प्पा का जो शेप था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो कैसा शेप था, ट्रायंगुलर शेप। ये बाद में मिसलेनियस में नोट डाउन करा दें। ओरिजिन, तो historians are not unanimous about what, about the origin of the Harappan civilization, how urban center of the Harappan civilization evolved or originated. Still, historians, scholars, archaeologists are not unanimous, and therefore they have given divergent views, and many times those views contradict with each other. Historians अभी तक यूनानिमस है ही नहीं। About what? About the possible reasons behind the origin of the हड़प्पन civilization. अब क्यों यूनानिमस क्यों नहीं है भाई, क्यों उन लोगों ने डाइवर्जेंट व्यूज दिया है, इसके पीछे रीजन है, 2 रीजन। नंबर 1, द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड, यानी अभी तक हड़प्पन स्क्रिप्ट को लोगों ने पढ़ा नहीं, अनडिसाइफर्ड। एंड द सेकंड, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर वेरी लिमिटेड इन नंबर। क्यों आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है वो लिमिटेड इन नंबर क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लिमिटेड एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन जो है वो एक्सटेंसिव लेवल पर नहीं हुआ। अभी न्यूज में था मोहनजोदाड़ो, लास्ट ईयर न्यूज में था, बिकॉज ऑफ द फ्लड खतरा आ गया था कि भैया अब जो एंशियंट साइट है पाकिस्तान का मोहनजोदाड़ो इज अबाउट टू डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द व्हाट, फ्लड। तो इंडिया में बात करें या फिर पाकिस्तान में बात करें, एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन नहीं हुआ है। दो तरह से एक्सकेवेशन होता है, एक एक्सकेवेशन होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। सो इन ऑर्डर टू गेट archaeological evidences in large number, archaeologists have to involve themselves in both type of excavation, vertical and as well as horizontal. But unfortunately, in most of the Harappan sites, archaeologists mostly followed vertical excavation and they left the horizontal excavation. तो horizontal excavation करेंगे, उसके लिए आपको क्या है, ज्यादा एरिया को कवर करना। वर्टिकल में तो छोटा सा एरिया कवर करके गड्ढा खोद के नीचे जा, तो वर्टिकल ज्यादा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कम हुआ है। इसीलिए हमारे पास क्या, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कम है, समझ गए, और हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर ही नहीं पाए। तो यही रीजन है कि हिस्टोरियंस ने डाइवर्जेंट व्यूज दिए हैं रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो लिखिए पहले ओरिजिन। ओरिजिन में पहला, historians are not या scholars are not unanimous. Scholars are not unanimous about the possible region. Not unanimous about the possible regions. Possible regions responsible for origin of Harappan civilization. Because number 1 लिखिए, Harappan script
is still undeciphered. Harappan script is still undeciphered. Still undeciphered. और नंबर 2, limited archaeological evidences. Limited archaeological evidences. ये तो कंसेप्ट हो गया. अब देखते हैं कौन कौन से व्यूज हैं. तो एक व्यू है क्या, सडन ओरिजिन. ज्योग्राफी में खैर आप लोगों को तो नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में तो इंडियन ज्योग्राफी है, नहीं तो यदि फिजिकल ज्योग्राफी भी रहता, यूनिवर्स वगैरह भी रहता, तो फिर आपको एक थ्योरी पढ़ना होता है. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, सडन ओरिजिन, है ना. तो यहाँ पर भी कुछ स्कॉलर हैं जो मानते हैं सडन ओरिजिन या फॉरेन ओरिजिन. तो पहला थ्योरी लिखिए, सडन ओरिजिन और फॉरेन ओरिजिन. सडन ओरिजिन और फॉरेन ओरिजिन. तो थ्योरी कौन दे रहा है भाई? तो थ्योरी देने वाले हैं, ये देखिए, गॉर्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर. गॉर्डन चाइल्ड एंड मॉर्टिमर व्हीलर. मॉर्टिमर व्हीलर क्या है ये, अब समझते हैं. ये थ्योरी क्या कहता है, या अकॉर्डिंग टू मॉर्टिमर व्हीलर, मेसोपोटामियंस वर द क्रिएटर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो बस थोड़ा सा पॉइंट लिख लेना है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉर्टिमर व्हीलर, इसके अंदर लिखो इसी में, अकॉर्डिंग टू मॉर्टिमर व्हीलर, Mesopotamians, according to Mortimer Wheeler, Mesopotamians created या formed और built, जो भी लिखेंगे, Mesopotamians created या built Harappan towns. अब ये क्यों बोल दिया यार? इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, लेकिन हम लोग 175 वर्ड का यहाँ क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर रहे क्योंकि ये थ्योरी वैसे भी रिजेक्ट हो चुका है. लेकिन क्यों बोला, किस बेसिस पर, कोई ना कोई लॉजिक तो देना पड़ेगा. तो देखो हुआ क्या, इन फ्यू हड़प्पन टाउन्स वुडन या टिम्बर बीम हैज बीन डिस्कवर्ड. टिम्बर बीम, ये जो है रूफ को जो सपोर्ट करता है, ये इसको कहते हैं बीम, ठीक ना. तो वहां पर रूफ कैसे बना होता था, रूफ को कैसे सपोर्ट किया जाता था, तो थ्रू टिम्बर या वुडन बीम. And same type of timber beam are found or discovered where in Mesopotamia. एक बोला देखिए भाई सिमिलैरिटी है, और दूसरा बोला कि मेसोपोटामिया was considered as the world's first civilization and there was a very close contact, economic contact between the Harappan region and the Mesopotamians. तो इसके बेसिस पर उसने क्या बोल दिया कि that Mesopotamians created or built the हड़प्पन टाउन्स. ये बोल तो दिया, लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट हो चुका है. अब वही हम लोग को जानना है कि भाई किस ग्राउंड पे ये थ्योरी रिजेक्ट हो चुका है. तो ये लिखना है, थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड. दिस थ्योरी हैज बीन डिस्कार्डेड और रिजेक्टेड. This theory has been rejected on the basis of following grounds. यहाँ पर चलो मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ हड़प्पा और मेसोपोटामिया में, और उसी में आप ग्राउंड्स भी निकल जाएगा. ये है मेसोपोटामिया एंड दिस वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो मेसोपोटामिया, Mesopotamian towns were unplanned. Towns कैसे थे? Unplanned. Unplanned. और ये क्या है भाई? Planned. Well planned.
वेल प्लान्ड टाउन, पहला हो गया। दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल, टेम्पल ये वाला आपके प्रॉब्लम्स में रह सकता है। जिगुरेट, टेम्पल स्ट्रक्चर, टेम्पल को क्या बोला गया वहां, जिगुरेट। तो टेम्पल स्ट्रक्चर वाज फाउंड इन वेरियस मेसोपोटामियन टाउन्स, टेम्पल स्ट्रक्चर। बट यहां पर क्या है भाई, एब्सेंस। कैसा क्वेश्चन आएगा आपका, आपको कैसा आ रहा है भाई, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। तो रह सकता है कैसा, एक रहेगा स्टेटमेंट कि टेम्पल स्ट्रक्चर्स हैव बीन फाउंड इन few or various Harappan towns. तो wrong. So far as no temple structure have been found in any Harappan towns. जबकि उधर क्या था उसमें, मेसोपोटामिया में, at the center of the city we have the presence of ziggurat. समझे, तो डिफरेंस हो गया। थर्ड, डिफरेंसेस ओवर व्हाट स्क्रिप्ट, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट वाज क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, कुछ ऐसा लिखा जाएगा इस तरह से, इस तरह से क्यूनिफॉर्म, समझ गए। वाइल हरप्पन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक, हरप्पन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक। कितना सारा डिफरेंस हो गया, और भी डिफरेंसेस है ना। उनका जो सील्स था वो सिलिंड्रिकल होता था और हमारा जो सील्स था वो बेसिकली स्क्वायर होता था। इनका सील कैसा भाई, सील बाद में ये सब पढ़ना है। मेसोपोटामियन सील्स वर मोस्टली सिलिंड्रिकल, Mesopotamian seals were mostly cylindrical, while the Harappan seals were mostly square. कितने सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं। फिर यदि हम लोग ब्रिक्स पर आए, ब्रिक्स वाला भी इस बार क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, है ना। तो ब्रिक्स पर हम लोग आ रहे हैं। यहाँ देखिए ब्रिक्स दो तरह का होता था, एक होता था फायर बेक्ड ब्रिक्स और दूसरा होता था सन ड्राई ब्रिक्स। हड़प्पा में फायर बेक्ड ब्रिक्स का एक्सटेंसिव यूज हुआ है और यहाँ पर सन ड्राई ब्रिक्स का, तो यानी लिमिटेड यूज ऑफ फायर बेक्ड ब्रिक्स। किधर, मेसोपोटामिया, लिमिटेड यूज ऑफ फायर बेक्ड ब्रिक्स, लिमिटेड यूज ऑफ फायर बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड BAKED, बेक्ड ब्रिक्स। और इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सटेंसिव यूज ऑफ फायर बेक्ड ब्रिक्स। बाद में बताएंगे, शेप और साइज भी बताएंगे आपको ब्रिक्स पे, और ये वैसे जानना भी होता है कंसेप्चुअल। लेकिन क्वेश्चन पूछा, एक तो ब्रिक्स वाले पे था, रोड्स पे था, और तीसरा मुझे अच्छा हाउसेस पे था। ये सब हम लोग आर्ट एंड कल्चर में डील करते हैं। तो हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड दिस थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड। क्लियर, तो ये तो डिस्कार्डेड थ्योरी है। अब आइए दूसरा है द्रविडियन ओरिजिन, दूसरा थ्योरी। द्रविडियन ओरिजिन, so this theory has been propounded or given by Mahadevan. Theory has been propounded or given by Mahadevan. थ्योरी क्या कहता है कि द्रविडियन पीपल built इंडस वैली सिविलाइजेशन। द्रविडियन पीपल क्या कह रहा है, थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं कि बिफोर द एडवेंट ऑफ आर्यंस, बिफोर द अराइवल और एडवेंट ऑफ द आर्यंस,
द्रविडियन पीपल ऑक्यूपाइड द होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट, या फिर नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये बोल रहे हैं किसके एडवेंट के पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ आर्यंस। आर्यंस, द्रविडियन पीपल, द्रविडियन पीपल occupied or lived where, in the northwest region। समझ गए, बोल दिया भाई। ए द्रविडियन पीपल मतलब कौन, साउथ इंडियन पीपल। ये वैसे ये टर्म जो है द्रविड़ टर्म पहली बार किसने यूज किया था, द्रविडियन टर्म किसने यूज किया होगा, पेरियार। अच्छा, वो तो बड़ा पॉपुलर बना है, लेकिन ये जो टर्म सबसे पहली बार यूज किया था केरला के ग्रेट स्कॉलर और अर्ली मिडिवल इंडिया के हिंदुइज्म के सबसे ग्रेट पर्सनालिटी, नाम है शंकराचार्य। ये सब पढ़ना है आप लोग को। शंकराचार्य केरला में बर्थ हुआ था, कलादी विलेज में उनका बर्थ हुआ था। तो ही वॉज द फर्स्ट हु कॉइन्ड द टर्म द्रविड़, और फिर बाद में इसको द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या डीएमके के पहले जस्टिस पार्टी और फिर उसके एक मेंबर पीवी रामास्वामी नायकर, पॉपुलरली नोन एज पेरियार, इस वर्ड को बड़ा पॉपुलर बनाया, द्रविड़ मूवमेंट स्टार्ट किया। ये मॉडर्न इंडिया में हम लोग को पढ़ना होता है ना। तो वही थे पहली बार वर्ड यूज किया द्रविड़, शंकराचार्य। क्लियर ना। उनका आपको फिलॉसफी वगैरह पढ़ना है शंकराचार्य का, अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म। तो ये क्या कह रहे हैं महादेव कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द आर्यंस द्रविडियन पीपल दे ऑक्यूपाइड, दे लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। एक बताया, एक लॉजिक दिया, और दूसरा लॉजिक क्या दिया, दूसरा लॉजिक दिया रिलीजियस होमोजीनियटी या रिलीजियस सिमिलैरिटी बिटवीन द हड़प्पन्स एंड द द्रविडियन। यानी उनके जो रिलीजियस प्रिंसिपल है किनके, हड़प्पन्स के और द्रविडियन पीपल के, उसमें भी क्या मिलता है, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी बिटवीन हड़प्पन एंड द्रविडियन पीपल क्या है। अच्छा, सिमिलैरिटी किसको लेकर, यहाँ लिख लो रिलीजियस सिमिलैरिटी या रिलीजियस होमोजीनियटी। वो क्या था भाई कि बोथ वर्शिप व्हाट, फैलूज और लिंग पूजा, दोनों के बीच में तो जरूरत नहीं है, दोनों में। यानी द्रविडियन पीपल भी क्या करते हैं, लिंग पूजा और द फैलूज वर्शिप, और हड़प्पन पीपल भी क्या करते थे, लिंग पूजा और द फैलूज वर्शिप, क्योंकि ये एक्सकेवेशन में मिला है। 2 पॉइंट हो गया, सिर्फ किस तरह से वो फाइंड आउट करते हैं। और तीसरा एक और लॉजिक दिया, लॉजिक क्या दिया कि दैट द्रविडियन पीपल आर मोस्टली ऑफ मेडिटेरेनियन रेस, एंड सेम थिंग वी कैन से अबाउट द हड़प्पन पीपल। तो यानी रेशियल सिमिलैरिटी का भी एक थ्योरी दिया, रेशियल सिमिलैरिटी। रेशियल सिमिलैरिटी क्या है रेशियल सिमिलैरिटी में, तो डोमिनेंस ऑफ मेडिटेरेनियन रेस, Mediterranean race, dominance of Mediterranean race, where in Harappan civilization and as well as in Dravidian culture. Dominance of Mediterranean race in Harappan civilization and Dravidian culture. क्या होता है रेस, तो ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन। हालांकि ये जो रेशियल क्लासिफिकेशन का थ्योरी है, इसको अब बहुत सारे स्कॉलर्स ने रिजेक्ट कर दिया,
है ना, कैसे ह्यूमन को क्लासिफाई किया गया उसके आउटर लुक के बेसिस पर, जैसे कलर ऑफ द स्किन, फोरहेड, नोज, ईयर, इसके बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। बट ये थ्योरी बहुत सारे स्कॉलर अब नहीं मानते हैं। लेकिन इंडिया में एक सोशियोलॉजिस्ट थे, नाम था BS गुहा। उन्होंने ही क्या किया, इंडियंस को अराउंड 6 रेसेस में क्लासिफाई किया था। उसमें से एक रेस क्या, मेडिटेरेनियन। क्लियर नहीं है? एक क्लासिफिकेशन होता है एथनिसिटी। ये कौन सा क्लासिफिकेशन होता है? रेस वाला तो बता दिया, कलर ऑफ द स्किन, हेयर, फोरहेड, नोज, यानी आपके आउटर लुक के बेसिस पर बेसिकली क्लासिफाई करते हैं, तो वो रेशियल। और एथनिसिटी वाला, एथनिसिटी है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। कल्चर का जो क्लासिफिकेशन है वो है एथनिसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो ये क्या बोला महादेवन ने कि देखिए क्या बोला कि भाई बिफोर द एडवेंट ऑफ द आर्यंस इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन द एरिया वाज ऑक्यूपाइड बाय द द्रविडियन पीपल। फिर आर्यंस आए वहां पर, अराउंड वो पढ़ना ही है आपको आर्यन कल्चर। तो आर्यंस अराइव्ड in the Indian subcontinent or the northwest part of the Indian subcontinent around 1500 BC and they defeated whom? Dravidian people. Clear? And forced Dravidian people to move where? To the southern part of India. ये बोल दिया। दूसरा बोला कि भाई देखिए रिलीजियस सिमिलैरिटी है, बोथ प्रैक्टिस व्हाट? वैल्यूज वर्शिप। और तीसरा रेशियल सिमिलैरिटी। तो ये तो बेसिस बताया, लेकिन this theory has also been rejected on the basis of following grounds. The theory has been rejected. क्या क्या ग्राउंड है, किस बेसिस पर यह थ्योरी को रिजेक्ट किया गया? तो पहला ग्राउंड, हड़प्पन जो कल्चर है, हड़प्पन कल्चर was urban in nature. Urban in nature. While Dravidian culture was rural in nature. It was rural in nature. ये पहला हो गया, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। दूसरा डिफरेंसेस, हड़प्पन्स न्यू अबाउट व्हाट? राइटिंग। न्यू अबाउट राइटिंग। they have their own script. Clear? और द्रविडियन पीपल, तो देयर वॉज नो स्क्रिप्ट, या द्रविडियन पीपल वर इलिटरेट, स्क्रिप्ट वॉज नॉट देयर। तो एब्सेंस ऑफ स्क्रिप्ट, इस तरह से भी लिखने से काम चल जाए, क्योंकि आप लोग को समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, और यदि आएगा भी तो क्या, जैसे क्वेश्चन आया है आपके मेंस एग्जामिनेशन में 2 मार्कर में 30 वर्ड में, क्या कि डिस्कस द 4 पॉसिबल रीजन दैट वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस तरह का आया है, कितने में? 30 वर्ड में आया है, समझ गए? 30 वर्ड में पॉसिबल रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वैसे जब डिक्लाइन आ चुका है, हो सकता है 30 वर्ड में आपसे पूछ दे ओरिजिन, वहां पर आपको बस क्या लिखना पड़ेगा? थ्योरी सीधा लिखना पड़ेगा। नंबर 1, मेसोपोटामियन ओरिजिन। थ्योरी हैज बीन गिवन बाय मॉर्टिमर व्हीलर, बट दिस थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड। क्योंकि जो थ्योरी अप्रूव्ड है उसके बारे में लिखना पड़ेगा ना थोड़ा, रिजेक्टेड थ्योरी के बारे में हम लोग क्यों लिखेंगे? बस सिर्फ उनका नाम लिखना है। फिर द्रविडियन ओरिजिन गिवन बाय, प्रोपाउंडेड बाय महादेवन, बट रिजेक्टेड। समझे? अब आइए, जो थ्योरी को बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं, एंड दैट इज, जो अगला थ्योरी है वो है ग्रेजुअल एंड इंडिजेनस ओरिजिन। ग्रेजुअल एंड इंडिजेनस ओरिजिन।
ग्रेजुअल एंड इंडिजिनस ओरिजिन। कौन दिया भाई ये ग्रेजुअल और इंडिजिनस ओरिजिन? फेयर सर्विस। थ्योरी हैज बीन प्रोपाउंडेड और गिवन बाय फेयर सर्विस एंड रोमिला थापर। कि रोमिला थापर ने सपोर्ट किया था फेयर सर्विस एंड व्हाट रोमिला थापर। क्लियर ना? फेयर सर्विस एंड रोमिला थापर। ये आपको प्रॉब्लम्स में भी रह सकता है मैच करने के लिए। क्या नाम है थ्योरी का? ग्रेजुअल एंड इंडिजिनस। यानी पहला पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास that Harappan civilization was built by whom? Was built by local people, by indigenous people, not by the outsiders. And Harappan towns evolved gradually, not suddenly. तो पहला कि Harappan towns built by whom? Built by local people or indigenous people. समझ गए? ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जो है कि हड़प्पन टाउन्स इवॉल्व्ड और डेवलप्ड ग्रेजुअली, नॉट सडनली। हड़प्पन टाउन्स इवॉल्व और डेवलप्ड ओरिजिनेटेड ग्रेजुअली, नॉट सडनली। अब ये कैसे हुआ होगा? हम लोग को तो 3 मार्कर 2 मार्कर वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया, इतना ही लिख पाएंगे आप। तो ऊपर का थ्योरी थोड़ा सा ये बता दिया तो लगभग इतना में आपका हो जाएगा। लेकिन हम लोग को समझना है कि यार कैसे हुआ होगा, किस तरह से। तो टाउन्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब इकोनॉमी में हो फूड सरप्लस। ठीक ना? इंडस वैली जो है वो क्या है? फर्टाइल लैंड। क्लियर? और ये पर ईयर इंडस वैली और पार्ट ऑफ इंडस वैली फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड। और आपको मालूम है कि फ्लड ब्रिंग्स अलुवियल सॉइल। समझ गए? वेरी फर्टाइल। अब ये जो हड़प्पन पीपल है, ग्रेजुअली दे लर्नड व्हाट? दे लर्नड हाउ टू यूज फ्लड वाटर। तो पहला इंडस जो वैली है इसमें क्या है भाई? फर्टाइल सॉइल। उसके बाद हड़प्पन पीपल जो है दे लर्नड हाउ टू यूज फ्लड वाटर। व्हेन फ्लड वाटर रिसीडेड देन हड़प्पन स्टार्टेड व्हाट? एग्रीकल्चर। कभी लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट करते थे? receded या recede या सीधा फ्लड वाटर receded। when flood water receded Harappans involved themselves in agrarian activities और agriculture। अब ये सब सिर्फ समझने के हिसाब से है क्योंकि ये 30 वर्ड में हम लोग लिख नहीं पाते हैं। तो कब ये लोग स्टार्ट करते थे खेती? व्हेन फ्लड वाटर रिसीडेड, यानी जब बाढ़ का पानी पीछे लौट जाता था तब। समझ गए? एंड थ्रू दिस दे रीच्ड ऑन टू द स्टेज ऑफ फूड सरप्लस। रीच्ड ऑन टू द स्टेज ऑफ फूड सरप्लस। बाढ़ का पानी वापस लौटा है। यू नीड नॉट टू अप्लाई फर्टिलाइजर बिकॉज दैट सॉइल इज व्हाट? ऑलरेडी फर्टाइल। और उसके पास ह्यूमिडिटी भी है। समझ गया? मॉइस्चर कंटेंट भी है। तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन करने का भी जरूरत नहीं है। तो फ्लड वाटर रिसीडेड। अब उसके बाद क्या हो गया? जैसे मान लिया जाए कि भाई आपके पास
अराउंड 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपीस आ गया, तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? 1000 करोड़ हा? और बढ़ाने की कोशिश। पहला काम कल से यहां दिखाई नहीं देंगे, ये होगा। दूसरा जो होगा, पहला जो है आप उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करेंगे। पहला जो है आपके, जो आपने सोचा है अपने ड्रीम में कि भाई BMW होना चाहिए और सिविल लाइंस में सीधा CM हाउस के पास ही अपना बंगलो होना चाहिए, पहले वो सब, उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे और पावर के बारे में सोचेंगे। ऐसा ही होता है। तो यानी जिसके पास भी एक्स्ट्रा आता है पैसा, वो डिमांड क्रिएट करेगा। क्लियर ना? डिमांड यानी वो बहुत सारी चीजों को खरीदेगा। तो जिनके पास एक्स्ट्रा फूड है, अब वो डिमांड क्रिएट करने वाला है बहुत सारे गुड्स का। और जब डिमांड क्रिएट होगा तो दो ग्रुप का ओरिजिन होने जा रहा है। एक होगा किसका? आर्टिशंस का, जो कि आपको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, और रॉ मटेरियल को आर्टिसन तक पहुंचाने वाला रहेगा ट्रेडर, और फिर फिनिश्ड गुड को उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने वाला रहेगा ट्रेडर। यानी दो कम्युनिटी का ओरिजिन होगा, एक होगा आर्टिशंस का और दूसरा होगा ट्रेडर्स का। और आर्टिशंस और ट्रेडर्स कहाँ रहेगा भाई? जहां पर ट्रांसपोर्ट का बेटर फैसिलिटी हो, समझे? और उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट का फास्टेस्ट मीडियम था, दैट वाज द रिवर। ये लोग कहाँ रहना शुरू करेगा? रिवर के पास। क्लियर ना? और यही लोग जो है ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल बिल्ड द हड़प्पन टाउन्स। समझ में आया? तो यानी फूड सरप्लस हुआ। फूड सरप्लस क्रिएटेड व्हाट? और जनरेटेड डिमांड्स। फूड सरप्लस generated demands of various goods which was responsible for the growth of craft and trade. Growth of what? Craft and trade. Clear ना? अब artisans and traders settled where? Nearby river or near river? Near river. And gradually over a period of time, they built Harappan towns. Gradually over a period of time they built Harappan towns. अब आपके पास पूरा एक पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गया हो कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ होगा या हड़प्पन टाउन्स का। तो यानी अब आपका 2 मार्कर और 4 मार्कर में भी क्वेश्चन आ जाए, या वो तो छोड़ दीजिए 175 वर्ड में भी आ जाए तो भी हम लोग लिख सकते हैं, बट नॉर्मली 175 वर्ड वाले क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहे हैं, 2 मार्कर 4 मार्कर वाले रह सकते हैं। तो ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन पूछा जा सकता है, तो आप ये तीनों थ्योरी लिख सकते हैं। क्लियर ना? चलो, तो यानी ओरिजिन आपको मालूम चल गया। अब क्या है नेक्स्ट? फीचर्स। ठीक है, तो फीचर्स में पहले थे पॉलिटिकल लाइफ को समझते हैं, पॉलिटिकल लाइफ। और जो भी कुछ समझने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजी। समझ गए? ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, उसी के बेसिस पर हम इसके पॉलिटिकल लाइफ को समझेंगे। पॉलिटिकल लाइफ में 2 चीजों को समझना है। नंबर 1,
कि who were the ruler, और number 2 the administration of Harappan civilization was centralized और decentralized. यही 2 पॉइंट समझना है. अब देखिए, अभी बताया भी था आपको कि इन हड़प्पन टाउन्स there were no temples, there were no religious structures. It indicates that Harappa was not ruled by priest. समझ गए? तो priest जो है, या priest कम्युनिटी इसका रूलर नहीं होगा. उसके बाद फिर दूसरा क्या, वॉरियर क्लास इसका रूलर हो सकता है? तो ये भी आंसर है नहीं, क्रॉस मार्क लिखा हुआ है. क्यों नहीं हो सकता है वॉरियर क्लास? तो इसका रीजन है लिमिटेड व्हाट, वेपन्स. एंड द वेपन्स डिस्कवर्ड और फाउंड इन द हड़प्पन टाउन्स आर नॉट सो इफेक्टिव. यार वेपन भी कम मिला. वेपन ज्यादा मिलता तो फिर हम लोग क्या मानते कि मोस्ट प्रोबेबली हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पन टाउन्स वर रूल्ड बाय द वॉरियर क्लास. लेकिन अभी एक लेटर हड़प्पन साइट बड़ा न्यूज में है. उस पर डिस्कवरी वालों ने या नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने अपना एक एपिसोड भी बनाया. उत्तर प्रदेश में वो साइट का डिस्कवरी हुआ और वहां बहुत सारे वेपन्स भी मिले. बता सकते हैं, करंट में न्यूज में रहता है. उसका नाम है सनौली. सनौली का अभी बड़ा न्यूज में रहा है. आप लोग पढ़िएगा, बाद में मैं बताऊंगा, नोट डाउन भी करवा दूंगा. Yes, limited weapons have been found or discovered in various Harappan towns. This indicates that Harappa was not ruled by the warrior class. तो फिर कौन था भाई रूलर? तो आपको मालूम ही है कि in the origin of the Harappan civilization, trade and commerce played very important role, decisive role. कैसे भाई decisive role? क्योंकि रॉ मटेरियल लाकर देने वाला और उसको उस फिनिश गुड्स को बेचने वाला कौन? ट्रेडर्स है, मर्चेंट्स है. तो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस दे बिलीव कि दैट हड़प्पा वाज मोस्ट प्रोबेबली रूल्ड बाय ट्रेडर्स, मर्चेंट्स. तो ये पहला पॉइंट हम लोग को लिखना है. तो फर्स्ट लिखिए पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर. Absence of temple structures in Harappan towns. Absence of temple structures in Harappan towns indicates that priests were not the ruler. और priestly class भी लिख सकते हैं. Priest और priestly class were not the ruler. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट लिखिए. Harappa was most probably not ruled by. Harappa was most probably not ruled by warrior class. Warrior class because number one, limited weapons have been discovered or found. जो भी लिखेंगे और excavated. Limited weapons have been discovered in various Harappan towns. And number two, weapons discovered or excavated, weapons discovered are not so effective. Discovered weapons or excavated weapons are not so effective. ये दो हो गया. थर्ड लिखिए. थर्ड पॉइंट, in the origin and development. In the origin and development of Harappan towns, trade and commerce played very important role.
Trade and commerce played very important role. Full stop. Therefore, most of the historians believed. Therefore, most of the historians believed that Harappa was most probably ruled by traders या merchants. तो कौन था रूलर ये आपको मालूम चल गया. बाद में ये भी आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स के हिसाब से बता दूंगा कि किसने बोला था कि हड़प्पा वाज रूल्ड बाय प्रीस्ट बाद में. अब लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट हो गया इसलिए आने के चांसेस तो कम है. उसका नाम था स्टुअर्ट पिगट. तो बाद में आपको बताएंगे. अभी अब अगला लिखना है कि ये सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज्ड. तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. अब आप ही इसको डिसीजन लीजिएगा. डिसीजन आप ही को लेना है कि अभी आपने देखा टोटल एरिया वाज अराउंड 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर. क्लियर. तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर लार्जेस्ट अमंग इट्स कंटेम्पररी सिविलाइजेशन. यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मच लार्जर देन मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड लेटर ऑन चाइनीज सिविलाइजेशन. इन सबसे बड़ा है, मोस्ट एक्सटेंसिव है among the ancient civilization of the world. And despite of this there was cultural homogeneity, there was cultural similarity, there was uniformity in town planning, uniformity in bricks, uniformity in weight and measures. मतलब टाउन प्लानिंग भी मोर और लेस एक जैसा हो रहा है. weight and measures across what, across the Harappan civilization was same. ब्रिक्स का जो साइज है, शेप है, रेशियो, क्लियर, वो भी एकदम क्या है 1:2:4. वो भी क्या, वो भी सेम है. अब आप बताइए ये किसको इंडिकेट करता है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन. सो दिस इंडिकेट्स टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन. यानी कोई ना कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी रहता होगा जो इनको गाइड करता होगा कि आपको शहर ऐसा बनाना है, ब्रिक्स का जो रेशियो है ऐसा होना चाहिए, एंड देयर शुड बी homogeneity or uniformity in weight and measures. So on the basis of this, most of the archaeologists, scholars and historians believe that the administration of Harappan civilization was inclined towards centralization. तो लिखिए, there was uniformity in town planning, weight and measures, and shape and size of bricks. Shape and size of bricks. Full stop. These clearly indicates, these facts, simply these clearly indicates that the administration of Harappan civilization was inclined towards centralization. Inclined मतलब झुका हुआ. Inclined towards centralization. देखिए अभी आप लोग लिख रहे हैं ना, इसका कितना बेनिफिट हो रहा है. 60-70% आपका दिमाग ये सारे फैक्ट और कंसेप्ट को यही क्लास में स्टोर कर ले रहा है. क्लियर. और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है जैसे लिखना स्टार्ट करते हैं. जब आप घर में पढ़ रहे हो, एक तो थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ना है ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े, और बीच बीच में कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा, है ना. एक रफ पेज में, रफ कॉपी में थोड़ा सा पॉइंट लिखोगे. जानते क्या होता है, दिमाग वहीं आता है, स्ट्राइक करता है उस पर,
और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। मैंने तो बताया कि लोग बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन 100 में 90 लोग एग्जैक्ट में पढ़ नहीं रहे। इस सेंस में माना जाता है कि एग्जाम थोड़ा इजी है, लगता है नंबर बहुत ज्यादा है प्रिपरेशन करने वालों का, लेकिन रियल प्रिपरेशन कौन कर रहा है? तो 100 में 10 ही कर रहा है, समझे? और उस 10 में आपका जो 6 या 7 लोग प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं, 3 लोग के बीच में फाइट है, और फिर फाइनली उसमें से 3 में से एक जो है वो सिलेक्शन लेता है। इस तरह का। अब जिनका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, अब वो कौन आगे बढ़ेगा? जिसका प्रीलिम्स ठीक ठाक है, बहुत इन डेप्थ का जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा अब आपका जो जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच कर चुका है, और कुछ क्वेश्चन तो उससे भी आगे निकल गया है, समझ गया? तो आपको उस लेवल तक पहुंचना है, उस लेवल का आपको प्रिपरेशन करना होगा। और दूसरा है आपका आंसर राइटिंग, कि कौन कितना आंसर लिख रहा है। जो जितना आंसर लिखेगा, है ना, उसके आगे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी देखिए कुछ स्टूडेंट जिनका जो ये जो 40 डेज के बाद एग्जामिनेशन होगा, उसमें से कुछ स्टूडेंट अपने आप ऑटोमेटिकली साइड हो जाएंगे। उनको क्या लगेगा कि नहीं, हमारा जो है अभी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हुआ है। वो ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे मालूम है? पढ़ने पर। और एक चीज़ वो इग्नोर करेंगे, राइटिंग, लिखना छोड़ देंगे। जबकि राइटिंग के बारे में कहा जाता है आर्ट। जाकिर हुसैन यदि 2 महीना तबला न बजाए और उनको एक भेज दिया जाए प्रोग्राम में कि चलिए आज आपको तबला बजाना है, तो वो सही से नहीं बजा पाएंगे। 2 महीना यदि छोड़ दिया, वो बंदा जिसका लाइफ ही गुजर गया क्या तबला में, और उसने 2 महीना प्रैक्टिस नहीं किया, तो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम का जो स्ट्रैटेजी होगा, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और 40 दिन रहेगा, और आप मान लिया जाए 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आप 8 से 9 घंटे पढ़िए और 1 आवर या 30 मिनट पर डे लिखिए। लेकिन हर एक 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद 3 आवर का सिटिंग में आपको आंसर लिखना है। 3 घंटा बैठना ही है, ये हैबिट डालना होगा आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में उतना बैठना है भाई। मैं भूल गया, टॉपर ही था यही CGPSC का ही बता रहा हूँ, उसने टेस्ट सीरीज को बड़ा इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, और उसके बेसिस पर पहले यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन अभी जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन 6-7 महीना हुआ, तो पता चला कि भाई अब आपका एज है नहीं। वो जॉब में था, पहले टाटा में जॉब करता था, और उसके बाद जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन, बहुत लेट स्टार्ट किया, बोला कि भाई आपका एज नहीं है। तो उसके बाद आया वो प्रीलिम्स ये CGPSC की, और पहली बार प्रिपरेशन किया था तो थोड़ा लो रैंक आया। लेकिन जब लो रैंक लाया तो समझ में आ गया उसको कि मैं इस एग्जाम में SDM बन सकता हूँ। उसके बाद उसने ये टेस्ट सीरीज पर बड़े अच्छे से लिखता था, वो कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया, और अपने टेस्ट का खुद पहले एनालिसिस करता था कि देखिए मेरे में गलती कहाँ हो, और फिर वो सारे गलतियों को अपने डायरी में लिखता था, और नेक्स्ट जो टेस्ट है उसमें बैठने के पहले वो देख लेता था कि अच्छा मैंने लास्ट टेस्ट में ये मिस्टेक किया, अब इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, और राइटिंग पे कंटिन्यू रहा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, इन डेप्थ नहीं पढ़ा, इन डिटेल पढ़ा ही नहीं, बस नोट्स उठाया और पढ़ा, और देखिए नंबर 1 इस तरह का। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ये स्ट्रेटेजी आपको मालूम होना चाहिए। तो यानी अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं ना, वो समझिए कि वो अब अगले साल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वाला गया उनका। उसमें से जो आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, 100 में से 5 ही का मेंस एग्जाम निकलने के चांसेस रहेंगे, 95 का नहीं, क्योंकि वो भूल जाएंगे। तो आपको रिवीजन भी करना है और लिखते भी रहना है, खास करके इस टाइम में जब आप प्रीलिम्स निकाल चुके होंगे। और वीक में एटलीस्ट 2 डेज आपको देना है 3 आवर्स, ताकि आप क्या ना हैबिचुएटेड हो जाए। और जो हैबिचुएटेड नहीं होता ना 3 आवर्स का, उसको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रॉब्लम होगा। कब प्रॉब्लम होगा? आफ्टर 1.5 आवर और 2 आवर्स। उसके बाद उसका दिमाग और दिल दोनों बोलेगा कि नहीं यार अब मन नहीं कर रहा लिखने का, तो फिर दिल बोलेगा चलो अब अगली बार तैयारी करना, इस बार छोड़ दो। मजबूरी में फिर लिखना पड़ता है, और मजबूरी वाला काम सही नहीं होता। लेकिन जिसको क्या है, बैठने का आदत है, हैबिट है कि हाँ 3 आवर्स हम इजीली बैठ सकते हैं, उसके लिए वो नया नहीं है, वो बड़े आराम से 3 घंटा बैठेगा और आंसर लिखेगा। ये सब क्या है, यही सब है, लोग मतलब माइनर मिस्टेक करते हैं,
उनको लगता है कि नहीं हमारे पास नॉलेज कम था, और जिसका हुआ उसका नॉलेज ज्यादा था, जबकि कुछ नहीं। आ, इसी मतलब एक और स्टूडेंट आया था अभी 4-5 दिन पहले मिले, उन्हीं के कोई एक फ्रेंड है, उनका सिलेक्शन हो गया, और दोनों का मैंने पता किया तो नॉलेज लेवल सेम नॉलेज लेवल, लेकिन एक का सिलेक्शन हो रहा है ना, हालांकि लो रैंक मिला है, और एक का नहीं हो। तो यानी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। तो स्ट्रैटेजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समझ ही सकते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी जो है अनसाइंटिफिक होता है। तो यही काम करेंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे, आपका यदि कंसंट्रेशन लेवल नहीं हो रहा होगा तो बोल बोल कर पढ़िए, और बीच बीच में थोड़ा लिखते रहिए, तो फिर आपका ना दिमाग, आपको फिर पढ़ने में मजा भी आएगा, और दिमाग बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करेगा। ये सब होते रहना, और ये सब सिंपल फॉर्मूला फॉलो कर लिया, यूपीएससी को या पीएससी निकलना तय, ये जान लीजिए। हो सकता है 18th को एक यहाँ सेमिनार रखें, और वो 46 रैंक आई थी ना यहाँ से, नाम पता है आपको, यूपीएससी जो फर्स्ट रैंकर है लास्ट ईयर की, श्रद्धा शुक्ला, तो हो सकता है वो यहाँ पर आए, थोड़ा आप लोगों से अपना जर्नी को वो शेयर करे, क्योंकि वो आ तो चुकी है, कल ही रायपुर आ चुकी है, लेकिन उसको ज्वाइन करना है, तेलंगाना कैडर मिला है। अब यदि 18th को कहीं बुला लिया उन लोगों ने, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, तब तो जाना ही पड़ेगा, और यदि नहीं बुलाया तब तो आएगी, ताकि आपको जर्नी शेयर करेगी, तो भाई देखिए कैसे कैसे किया है। और प्रिपरेशन जो है सीजीपीएससी और यूपीएससी का लगभग एक जैसा है, थोड़ा सिलेबस डिफरेंस है वो अलग बात है, लेकिन लगभग एक जैसा है। आपको वहां पर भी हार्ड वर्क करना है, यहाँ पर भी करना है, क्योंकि अब कंपटीशन यहाँ भी बढ़ता जा रहा है। यस, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बता दिया। कभी कभी आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगट हड़प्पा वाज रूल्ड बाय प्रीस्ट। ये वाला पॉइंट अलग से लिख लेना, प्रॉब्लम्स का फैक्ट है ये। अकॉर्डिंग टू हुम स्टुअर्ट पिगट हड़प्पा वाज रूल्ड बाय प्रीस्ट, बट बताया ही, ये तो थ्योरी अब रिजेक्ट हो चुका है। ये सब पहले आता था कि रिप्रेजेंटेटिव रूल किसने बोला, मैके ने बोला, लिखना चाहे लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव रूल मैके, डेमोक्रेसी कौन कह रहा है, मॉर्टिमर व्हीलर। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मैं अब एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ये सारी चीजें भी अब मालूम होनी चाहिए कि हाँ यार, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत सारे बुक्स में तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन क्या आने के चांसेस है, नहीं। हाँ, ये सब रह सकता है। तो पॉलिटिकल लाइफ में जो आपको जानना था वो पता चल गया। अब आइए, पॉलिटिकल के बाद हम लोग को समझना है इकोनॉमिक लाइफ। तो पहले ये तो जाना है यार, इकोनॉमिक लाइफ में हमें क्या क्या जानना होता है। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में जानना होता है एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, या एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स। और यहीं पर थोड़ा सा अर्बन सेंटर्स या अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे जो एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग है, ये रूरल इकोनॉमी हो गया। नॉर्मली, और क्राफ्ट और ट्रेड एंड कॉमर्स को हम लोग अर्बन इकोनॉमी में रख लीजिए, अर्बन इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी। यहां से भी आपका 175 वर्ड के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वैसे यदि दूसरे स्टेट पीएससी पे देखते, दूसरा स्टेट पीएससी यानी आपका बगल वाला जो बड़ा भाई है एमपीपीएससी, समझ गए, उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। वहां पर 200 वर्ड का क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं।
लेकिन आपके वाले में नहीं, मैक्स टू मैक्स यदि पूछेगा भी, मैक्स टू मैक्स यदि पूछे तो क्या 60 वर्ड 4 मार्कर वाला क्वेश्चन रह सकता है, या फिर कभी 100 वर्ड 8 मार्कर वाले क्वेश्चन रह सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो टारगेट है इस टॉपिक में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो क्या है 2 मार्कर। केवल 21 ही ऐसा था इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन पे 2 मार्कर का क्वेश्चन नहीं आया है। एक बार और छोड़ दें, लेकिन उस बार 4 मार्कर वाला आया। अदरवाइज 2013 से बोलते रहिए तो एकदम कॉन्टिन्यूअसली यहां से एक 2 मार्कर का क्वेश्चन रहा ही रहा है, लॉन्ग नहीं आया। और लॉन्ग रहेगा तो टाउन प्लानिंग पे रहने के चांसेस हैं। क्लियर? तो ये मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी स्ट्रेटेजी हो गया। हाँ, आपको हर एक एंगल से तैयार रहना है कि ठीक है नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं आएगा, आ सकता है तो, लेकिन जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं 175 वर्ड, उस पर हम लोग बात कर लेंगे, और बाकी को 2 मार्कर या मैक्स टू मैक्स 100 वर्ड या 8 मार्कर के हिसाब से तैयार करेंगे। यस, एग्रीकल्चर या हड़प्पन जो है इकोनॉमी डेवलप्ड था, प्रोस्पेरस था। क्यों? तो बिकॉज ऑफ इट्स वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड व्हाट, क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये सब तो 175 वर्ड के हिसाब से लिखना पड़ता है, तब वहां पर इंट्रोडक्शन में काम आएगा कि यस, हड़प्पन इकोनॉमी वाज फ्लरिश्ड और डेवलप्ड बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर और बिकॉज ऑफ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। और यदि ये सब 2 मार्कर 4 मार्कर में आए तो ये सब लिख ही नहीं सकते हैं आप, तो सीधा एग्रीकल्चर में आइए, क्या क्या जानना है। एग्रीकल्चर, तो हड़प्पन्स कल्टिवेटेड नियरली 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। नियरली 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। लाइक 2-4 का नाम लिखना है, लाइक बार्ली, BARLEY, बार्ली, व्हीट, व्हीट हो गया, ग्राम, मस्टर्ड, राइस एक्सेट्रा। क्लियर ना? फुल स्टॉप। यहां पर एक टफ क्वेश्चन आने वाला है कि कहाँ के जो लोग हैं दे कल्टिवेटेड राइस एंड डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। ये आपका टफ रहेगा यहीं, तो इसी में लिखेंगे हड़प्पन पीपल्स ऑफ गुजरात। हड़प्पन पीपल ऑफ गुजरात, हड़प्पन पीपल ऑफ गुजरात कल्टिवेटेड राइस, कल्टिवेटेड राइस एंड डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। क्लियर? उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अभी तक किसका एविडेंस नहीं मिला है, मतलब एग्रीकल्चर में, तो लिख लीजिएगा सो फार एज नो एविडेंस ऑफ सुगर केन, so far as no evidence of sugar cane has been found, no evidence of sugar cane has been found in any Harappan site. तो सुगर केन का एविडेंस नहीं मिला है, हालांकि और भी नहीं मिला है, टोबैको का भी नहीं मिला है, पटेटो का भी नहीं मिला है, मेज का भी नहीं मिला है, यानी मेज मतलब मक्का, आलू, ये सब का भी नहीं मिला है। इंडिगो का मिला है? मिला है क्या इंडिगो? पर लग रहा है आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी नहीं है। मिला है हा? अब याद दिलाया तब, मोहनजोदाड़ो मूवी में इंडिगो के बारे में तो बताया ही गया, ब्लू कलर वाला जो बेचने जा रहा है वो है, लेकिन टोबैको, मेज और पटेटो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये सारा हाँ, ये साउथ अमेरिका से लाया, पोर्चुगीज ने लाए थे। कब? मिडिवल एज में, अभी नहीं।
है ना। बट आपके एग्जाम में ये शुगर केन वाला पूछा जा सकता है कि शुगर केन का एविडेंस मिला है, तो नो एविडेंस। ये चलो यहाँ तक तो मिल गया, पता चल गया अब वैसे तो बहुत ज़्यादा आप जब 4 मार्कर में आएगा तो वो तो नहीं लिख सकते, बस इतना लिख दीजिएगा कि 9 टाइप्स ऑफ, क्योंकि भाई हमको 4 मार्कर में केवल क्या एग्रीकल्चर लिखना है, नहीं कैटल रियरिंग भी लिखना होगा, थोड़ा क्राफ्ट भी लिखना होगा, थोड़ा ट्रेड एंड कॉमर्स भी, लेकिन हमको प्रीलिम्स के हिसाब से भी जानना है ना। हालांकि मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि राइट अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन हमको वर्स्ट केस के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और यदि फेल हो रहे हैं तो भाई अपना ही टाइम बर्बाद हो रहा है, तो वो काम नहीं करना है। ऐसा काम करना है कि एक ही बार में क्वालिफाई करें, पहला। और मैं ऐसे आपको 5-6 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो एकदम जीरो से स्टार्ट किए और लगभग 8-10 महीने का प्रिपरेशन किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गए। वैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे इस बार वाले में भी यदि हम लोग बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे नज़र में जो 7-8 साल से भी तैयारी कर रहे थे, है ना, लेकिन वो कुछ दूसरे का तैयारी किए, उसके बाद इधर स्विच ओवर किए, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम लोग को तो काम करना है कि भाई पहला ही अटेम्प्ट में हमारा ये जो भव सागर है ये पार हो जाए, इसी बार हम लोग सेल्वेशन ले लें, मोक्ष ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो फिर ये प्रेशर फालतू का पढ़ना स्टार्ट होता है, फिर जर्नी बोरिंग स्टार्ट होने लगता है, वो काम नहीं करना है। तो एक एक पॉइंट पे आपको काम करते रहना है, और ये मान के चलिए जो अगला 8-10 महीना बड़ा क्रूशियल है, इसमें आपने यदि ढंग से मेहनत कर लिया, है ना, विथ प्रॉपर डायरेक्शन, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड रैंक में आपको बता रहा हूँ ऐसे हैं 2-3, जैसे एक लड़की थी अंशिका पांडे, सेकंड रैंक लाई, पहले में तो डीएसपी बनती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसपी और सेकंड अटेम्प्ट में आपका एसडीएम, कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं था, तो नियरली 8 to 10 मंथ्स या 12 मंथ्स आप बोल के चलिए इसने प्रिपरेशन किया था और सिलेक्शन ले लिया यहीं से रायपुर से। तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी ऐसा काम किया। यही काम आप लोग को भी करना है कि भाई पहले अटेम्प्ट में हमको सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। तो यस, 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और इसी में और क्या जानना है कि अब खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, तो हाउ दे प्लव देयर फील्ड, तो ये कैसे, तो लिखेंगे दे प्लव्ड देयर फील्ड, प्लव्ड देयर फील्ड with the help of wooden plow, या फिर इसे कभी कभी कहते हैं प्लो शेयर, यानी लकड़ी का हल। लेकिन क्या वुडन प्लो का एविडेंस मिला है? कहीं पर भी लकड़ी का हल मिला है? नहीं मिला है, लेकिन हाँ उसके जैसा कुछ टॉय तो मिला है, टेराकोटा टॉय मिला है, समझ गए। और एक जगह ऐसा है जो बड़ा टफ क्वेश्चन होगा, एक जगह ऐसा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहां पर प्लफ्ड फील्ड का एविडेंस मिला है, वो पूछता है कालीबंगन। तो यही 2 फैक्ट हम लोग को याद रखना है। तो लिखिए twilight terracotta image, terracotta image of flow found at Banavali, twilight terracotta image, है ना, टेराकोटा, अब लकड़ी का, सॉरी मिट्टी का, टेराकोटा इमेज ऑफ फ्लो फाउंड वेयर, फाउंड एट बनावली। ये सब पहले यूपीएससी के लिए होता था ये सब, लेकिन अब आपके लिए भी है ये बनावली, समझे ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये और टफ क्वेश्चन होगा, इसी में लिखना है एविडेंस ऑफ फरो, FURROW, या प्लफ्ड फील्ड,
फाउंड एट अर्ली या प्रोटो हड़प्पन फेज, अर्ली और प्रोटो हड़प्पन फेज एट कालीबंगन। कालीबंगन वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। कि एविडेंस ऑफ फरो मतलब हल चलाने का जो इस तरह का साइन है ऐसा मिला है, और वो भी कहां से मिला है? अर्ली हड़प्पा फेज, कालीबंगन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलो, तो 9 टाइप ऑफ क्रॉप्स वाला भी बता दिया, कैसे खेती कर रहे ये भी मालूम चल गया। अब इरिगेशन के लिए लोग किस पे डिपेंडेंट थे? तो नॉर्मली फॉर इरिगेशन दे वर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हालांकि वेल्स के भी एविडेंस मिले और वाटर चैनल का भी एविडेंस मिला। वाटर चैनल मतलब रिवर से क्या हुआ, ड्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर निकाला और वो कहाँ पहुंच गया? सीधा खेत में पहुंच गया। नॉर्मली कैनाल्स के एविडेंस नहीं मिले। तो फॉर इरिगेशन ये लिख लीजिए, फॉर इरिगेशन दे वर मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, समझ गए? वैसे तो वेल का भी यूज किया है और वाटर चैनल्स इसका भी यूज किया है। अब मुझे आप लोग को बताना है, डिसीजन लेना है। ज्योग्राफी में आपको वैसे पढ़ना है 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। तो अब बताइए इनका मेन क्रॉप क्या होगा, रबी, खरीफ या जायद? तो आप दिमाग नहीं लगाए, वैसे आंसर तो है रबी। समझ गया? रबी क्रॉप्स इनका मेन है। When they started doing agriculture after the recedement of the flood water, तो बाढ़ का पानी वापस कब लौटेगा? अगस्त सितंबर में लौटेगा ना। और अगस्त सितंबर के बाद आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो रबी क्रॉप के कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया कंसेप्चुअल। तो इनका मेन क्रॉप क्या हो गया? रबी क्रॉप, है ना। लाइक बार्ली एंड व्हीट वर देयर मेन क्रॉप। तो लिखिए रबी, RABI, राबी या रबी was their main crop। इसी में बार्ली है और व्हीट है। बाकी फूड सरप्लस तो था ही, क्यों मालूम है आप लोग को कि इंडस रिवर वैली एंड इट्स ट्रिब्यूटरी they formed what? Fertile land. Rainfall at that time was sufficient. So because of that, and the Harappan peoples, they learned how to use flood water, and because of all that they reached onto the stage of food surplus। तो ये तो हो गया आपको जो जानना था अबाउट द एग्रीकल्चर। अब आइए कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग, तो हड़प्पन्स डोमेस्टिकेटेड वेरियस एनिमल्स लाइक, Harappans domesticated various animals like दो चार का नाम लिख लेना है, लाइक बफेलो लिखो, बुल, बफेलो, बुल है, बफेलो, कैट, डॉग, कैट, डॉग एटसेट्रा। ठीक ना ये? अब ऐसे तो वो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी अवेयर है, तो देवर ये लिखिए अगला, देवर अवेयर अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, देवर अवेयर अबाउट वाइल्ड एनिमल्स लाइक राइनो, RHINO, राइनो, टाइगर एटसेट्रा। वैसे क्रोकोडाइल वगैरह के बारे में भी है उनके पास एविडेंस, क्रोकोडाइल या घड़ियाल। अब यहाँ ये तो हो गया। अब 2 पॉइंट कंसेप्चुअल के हिसाब से जानना है। ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन was not a horse centered civilization।
although evidence of horse have been found in various Harappan towns, but all the evidences belongs to the later Harappan phase. None of the mature Harappan sites have the evidence of horse. तो हॉर्स का एविडेंस तो मिला है, लेकिन कब मिला? लेटर हड़प्पा से मिला, कहीं पर भी मेच्योर हड़प्पा से नहीं मिला. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या मानते हैं हिस्टोरियंस कि दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट अ हॉर्स सेंटर्ड सिविलाइजेशन. तो ये लिखना, ये कंसेप्ट हो गया. तो लिखिए एविडेंसेस ऑफ हॉर्स, एविडेंसेस या फॉसिल्स है ना, ऑफ हॉर्स have been found in Harappan towns like or Harappan sites like Surkotda, Rana Ghundai, etc. Evidences of horse have been found in various Harappan sites like Surkotda, Rana Ghundai, etc. But all these evidences belongs to later Harappan phase. Belongs to later Harappan phase. Clear? Full stop. Therefore it has been said that Harappan civilization was not a horse centered. Harappan civilization was not horse centered. तो ये हो गया कंसेप्चुअल. क्लियर ये? अच्छा, अब वैसे तो रिलीजन में भी जानना होता है कि इनका सबसे सेक्रेड एनिमल क्या था, ये रिलीजन में भी जानना होता है, लेकिन यहाँ कैटल रियरिंग बता दे रहा है तो ये भी नोट डाउन करवा दे रहा हूँ. रिलीजन में भी आपको ये बताऊँ. यूनिकॉर्न was their most sacred animal, most sacred. और उसके बाद आता था हम्प्ड बुल, मोस्ट सेक्रेड एनिमल. वन हॉर्न राइनो, यूनिकॉर्न, एक माइथोलॉजिकल एनिमल है. और उसके बाद नेक्स्ट या सेकंड मोस्ट सेक्रेड एनिमल क्या था? हम्प्ड बुल. हम्प्ड बुल, BULL. कैटल रियरिंग में हालांकि ये 2 पॉइंट लिखने की जरूरत तो नहीं होता, ऐसे मैंने लिखवाया, ये रिलीजन में लिखा जाता है. तो यदि बाद में आपको फिर बता भी दूंगा कि जब भी ऐसा आएगा क्वेश्चन, यदि इकोनॉमिक लाइफ के बारे में आ गया तो हड़प्पन्स कल्टिवेटेड वेरियस क्रॉप, 2-4 का नाम लिखा हो गया. दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक, 2-3 का नाम लिखा हो गया. इतना डिटेल हम लोग नहीं लिख पाएंगे वहां, समझे ना. फिर आना है, अगला है क्राफ्ट. तो हड़प्पन्स न्यू वर्ड वेरियस क्राफ्ट. अब सीधा हम लोग को एक तरफ जानना है क्राफ्ट का नाम और दूसरी तरफ क्राफ्ट सेंटर. अब क्यों वो लोग इतना सारा क्राफ्ट जान रहे हैं, ये हम लोग को नहीं लिखना है, जानते हैं आप लोग. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीड्स मेकिंग सेंटर. क्या मन का बीड्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था चान्हू दारो. पाकिस्तान में है ये चान्हू दारो. ये हर एक एग्जाम में पूछा गया है. यानी इनका वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर जो था वो था चान्हू दारो. यहाँ बीड्स बोलिए, बैंगल बोलिए, लिपस्टिक बोलिए, पाउडर बोलिए, ये सब यहाँ से मिला है चान्हू दारो से. उसके बाद यानी बीड्स के साथ साथ बैंगल वाला भी है. फिर बैंगल मेकिंग ये मिला है कालीबंगन से. चान्हू दारो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा. कालीबंगन राजस्थान, बैंगल.
उसके बाद सी सेल, ये है लोथल। स्टोन टूल्स, सुक्कुर पाकिस्तान में है। लिवान, सुक्कुर है, लिवान है। लेकिन बाद में आपको पता चलेगा ना, ये लोग और भी बहुत सारा क्राफ्ट जानते थे। अब ये लोग को पता है कॉपर स्मेल्टिंग। तो यानी मेटल का, जैसे कॉपर और ब्रॉन्ज का भी क्या है, ये लोग यूटेंसिल्स बना रहे हैं, स्टैचूज बना रहे हैं, तो कई जगह पर है वो। लेकिन प्रीलिम्स में आपको ये रह सकता है, इसलिए बताया। नहीं तो और भी देयर वर सो मेनी टाइप ऑफ क्राफ्ट। क्लोथ मेकिंग भी था। इसके बाद उसमें गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ भी है, मतलब सोना और चांदी का भी ये लोग टूल्स वगैरह बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, तो वो बीट्स में ही आ जाता है। ये चार बस याद रख लिया, हो गया वहाँ, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। तो देयर वर टू टाइप ऑफ ट्रेड्स। देख रहे कितना सिंपल पॉइंट में लिखना है। टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल बिटवीन whom? बिटवीन हड़प्पन टाउन्स, और एक्सटर्नल बिटवीन हड़प्पन टाउन्स एंड व्हाट, एंड लाइक मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया, ये सब। अब वो सब एक्सप्लेन नहीं करना होता है वहां, सीधा लिख दिया कि यस देयर वर टू टाइप ऑफ ट्रेड्स। और ट्रेड क्यों हो रहा है? तो अर्बन पीपल दे नीडेड व्हाट, रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। So we have the formation of chain between the urban and the rural center, urban rural trade। उसके बाद ट्रेड हो रहा है बिटवीन हड़प्पन टाउन्स, और फिर हो रहा है आउटसाइड व्हाट, हड़प्पन रीजन। आउटसाइड हड़प्पन रीजन क्यों हो रहा होगा, क्या रीजन है? तो द रॉ मटेरियल दैट हड़प्पन आर्टिसंस नीडेड was not available in the हड़प्पन रीजन। समझ गए? द रॉ मटेरियल दैट वाज नीडेड बाय whom? बाय द हड़प्पन आर्टिसंस वाज नॉट अवेलेबल इन द हड़प्पन रीजन। तो फिर आप क्या करेंगे? यू हैव टू इंपोर्ट दोज रॉ मटेरियल्स, एंड दिस फैसिलिटेटेड द एक्सटर्नल ट्रेड। जो कच्चा सामान मिल नहीं रहा है भाई, अब उसको ट्रेडर बाहर से लाएगा, यानी एक्सटर्नल ट्रेड स्टार्ट होगी। तो ये तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे 4 मार्कर यानी 60 वर्ड में, कहाँ से लिख पाएंगे ये सब? बस इतना लिख दिया कि देयर वर टू टाइप ऑफ ट्रेड्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बेसिकली हम लोग को जानना है एक्सटर्नल ट्रेड पे क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बस ये 2-4 पॉइंट जान लेंगे, फिर देखेंगे कौन हमारा मेन ट्रेडिंग पार्टनर था, फिर कौन से 2-4 पोर्ट का नाम जान लेंगे, बस इस हो जाएगा। और मॉनेटरी सिस्टम था या नहीं, यही सब। तो अब क्या हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट, और एरिया क्या है? तो सिल्वर, सिल्वर कहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से सिल्वर एक्सपोर्ट कर रहा है। लैपिस लजूली एक तरह का सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, लैपिस लजूली। ये कहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बदख्शां या बदखसा, ये कहां पर है भाई? नॉर्थ अफगानिस्तान है, लैपिस लजूली। गोल्ड, कोलार कर्नाटका, और
रिवर बेड यहाँ से लेकर आ रहे हैं, हिमालयन रिवर बेड से। वैसे और भी सेमी प्रीशियस स्टोन थे जैसे जेड वगैरह, इसको कहाँ से लाते थे? सेंट्रल एशिया से। लेकिन वो जेड वाला तो पूछता नहीं है, ऐसे बस सिर्फ नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। जेड ये लाया सेंट्रल एशिया। हाँ, लेकिन इसमें लैपिस लजूली, सिल्वर, ये सब पूछता है। कॉपर भी पूछेगा कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, ये तो लिख लिया ही है ना। अब लिखो कॉपर। कॉपर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉपर ला रहे हैं दो जगह है, एक है खेतरी राजस्थान, समझ गए? खेतड़ी, ब्रैकेट में आप लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेना गणेश्वर राजस्थान। यदि खेतड़ी नहीं दिया रहेगा ना तो वहां हो सकता है गणेश्वर दिया रहेगा। और दूसरा और कहां से लाया कॉपर? बलूचिस्तान से। वैसे सिल्वर अफगानिस्तान से भी लाते थे, लेकिन जो मेन है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बता दिया आप, बलूचिस्तान। फिर है सी सेल, ये किधर से लेकर आ रहे हैं? सी सेल लेकर आ रहे हैं आपका सौराष्ट्र, गुजरात से। सौराष्ट्र गुजरात। तो क्या इंपोर्ट किए ये तो मालूम चल गया, अब एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, है ना। और मेनली हम लोग एक्सपोर्ट किसको कर रहे थे? तो मेनली एक्सपोर्ट तो कर रहे थे मेसोपोटामिया को, लेकिन हम लोग एक्सपोर्टेड आइटम पहले बता दें, उसके बाद बताएंगे कौन हमारा मेन ट्रेडर था। तो एक्सपोर्ट क्या किया? एक्सपोर्ट वैसे मेसोपोटामिया से हम लोग और बहुत कुछ इंपोर्ट किए, लेकिन केवल सिल्वर का ही एविडेंस मिला, और का एविडेंस क्यों नहीं मिला? तो आंसर है दोज वर पेरिसेबल मटेरियल। ऑयल लाया, कुछ फूड्स के या अग्रेरियन प्रोडक्ट्स लाया, वो सब क्या था? पेरिसेबल मटेरियल। क्लोथ लाया, पेरिसेबल मटेरियल, तो उसका एविडेंस नहीं मिलता। एविडेंस मिलता है क्या? सिल्वर। हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बीड्स, समझ गए? क्लियर ना। और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? आइवरी, एक्सपोर्ट है ये। सील्स एटसेट्रा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आपको मालूम चल गया कि क्या किया हम लोगों ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है मेन? तो आवर मेन ट्रेडिंग पार्टनर वाज मेसोपोटामिया। मेन ट्रेडिंग पार्टनर वाज मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ट्रेडिंग पार्टनर हो गया। अब उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था? इसके थ्रू हम लोग ट्रेड करते थे। ट्रांसपोर्टेशन, तो लैंड रूट और सी रूट दोनों है। तो ट्रांसपोर्टेशन में बुलॉक कार्ट और दूसरा है शिप। शिप वाला जो है यहाँ जानना है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आया है कि हड़प्पन्स के क्या है, कुछ सी पोर्ट्स के नाम बताने हैं। तो सी पोर्ट्स या प्रोमिनेंट सी पोर्ट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है सी पोर्ट्स, लोथल। और इन सब के बारे में और डिटेल समझेंगे आप जब मैं हड़प्पन टाउन्स बताऊंगा। जैसे आपके 3 मार्कर में, 2 मार्कर में लोथल पूछा गया है, तो अलग से जब हड़प्पन टाउन्स बताऊंगा ना तो उसमें पूरा डिटेल होगा क्या क्या मिला है, अभी बस सिर्फ नाम बता रहा है। तो सी पोर्ट्स में लोथल, बालाकोट, अल्लाह दीनो,
लोथल गुजरात और बाकी जितना भी बता रहा हूँ सब पाकिस्तान में। अल्लाह दीनो, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, these were the seaports. लोथल गुजरात, अदरवाइज बालाकोट और अल्लाह दीनो माउथ ऑफ द इंडस रिवर, समझ गया ना, माउथ ऑफ द इंडस रिवर में है। और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में। तो सी पोर्ट्स हो गया। अब जानना होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में। तो आपको बता दें कि हड़प्पन्स एट दैट टाइम वर लाइक चाइनीज पीपल, है ना। जैसे आज चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, और इंपोर्ट करता भी है तो ज़्यादातर रॉ मटेरियल, है ना, और फिर उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करके एक्सपोर्ट कर देता है। ऐसा ही काम करते थे हड़प्पन्स, कि हड़प्पन्स बेसिकली इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टेड फिनिश्ड गुड या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जैसे आज बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम। सेम थिंग वी कैन से अबाउट होम, अबाउट द हड़प्पन्स। लेकिन हम लोग चाइना वाले तो थे इकोनॉमी के मामले में, लेकिन प्योरली चाइनीज नहीं थे, क्योंकि चाइना वाले जो है ना चीज़ों को छिपा कर रखते हैं। जैसे उन लोगों को पेपर का नॉलेज था, लेकिन बताते ही नहीं थे कि पेपर कैसे बनाया जाए। गन पाउडर बहुत पहले जानते थे, लेकिन नहीं बताते थे, है ना। आज हमारा जो फेवरेट बेवरेज है हम लोग का टी, वो बहुत पहले से चाइनीज पीपल कंज्यूम करते थे, हम लोग को बताया ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि भाई आज तो क्या इंडिया के 19वीं सेंचुरी में इंडिया में टी था, या 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में? नहीं। इंडिया में टी प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है? 1840s में। ब्रिटिश है एक, ब्रिटिश को पता करना है चाय कैसे ये लोग पैदा करते हैं, कैसे उसका कल्टीवेशन करते हैं। तो एक ब्रिटिश पहुंच गया, क्या चाइना के जैसा ही दिखता था वो, चाइनीज पीपल जैसा, उसी के जैसा वो पहुंच गया। कहाँ? जहाँ चाइनीज लोग एकदम छिप के क्या कर रहे हैं, टी का कल्टीवेशन। वैसे भी आउटसाइडर्स को चाइनीज ना इंटीरियर में घुसने नहीं देते थे। आज भी कहाँ देते थे घुसने के लिए? उस वक्त नहीं देते थे। यूरोपियंस कंपनी को बोल के रखा था कि ये एक आपका पोर्ट है, बस यहीं से आप सामान खरीदिए और बेचिए, अंदर आपको जाना नहीं। हम लोग तो अलाउ किए थे, लेकिन वो लोग नहीं, चोरी छिपे ये सब। सिल्क, ये लोग क्या करते थे? बहुत पहले से जानते थे सेरिकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन, लेकिन बताते नहीं थे। धीरे धीरे करके, लेकिन यूरोप वाले चाइना वालों से ज़्यादा होशियार, चोरी छिपे सीख लिया। पहले सेरिकल्चर सीखा, बाद में टी वाला सीखा, और फिर टी का प्लांटेशन स्टार्ट हुआ असम। और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टी हम लोग का फेवरेट बेवरेज हो गया। इस तरह का है मामला। लेकिन तो यानी यहाँ हम लोग चाइनीज पीपल है, किस सेंस में? इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। तो यही लिखना है नेक्स्ट पॉइंट कि बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन फेवर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। Balance of trade was in favor of Harappan civilization. Means Harappan exported more and imported less. अब एक और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हुआ कि ये लोग हाउ दे यूज टू परचेज और सोल्ड देयर गुड्स। तो आंसर है देयर वाज नो मॉनेटरी इकोनॉमी। तो दे कैरिड वॉट देयर ट्रेड थ्रू बार्टर सिस्टम। क्लियर ना? तो करेंसी वॉज नॉट देयर, तो हाउ दे परचेज और सोल्ड देयर गुड्स? तो बार्टर सिस्टम। तो बस इतना लिख लो, बार्टर सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट। बार्टर, BARTER, बार्टर सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट। यानी मॉनेटरी इकोनॉमी नहीं है, क्वाइंस नहीं है, करेंसी सिस्टम नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते थे, मालूम है इंडियंस के बारे में क्या कहा जाता है कि वी आर द वोरेशियस कंज्यूमर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब भुक्खड़ है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। तो क्या करते थे हम लोग, आज से नहीं, एंशिएंट पीरियड से ही। एक इटली का स्कॉलर था, उसका नाम था प्लिनी। ये पढ़ेंगे आप, पोस्ट मौर्यन पीरियड में पढ़ेंगे। उसने एक बुक लिखा नेचुरल हिस्टोरिका। तो एक तरह से बुक में वो एक तरह से रो रहा है। क्यों? क्योंकि कहता है कि ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर ऑफ यूरोप बरीड वेयर और वेंट वेयर टुवर्ड्स इंडिया। इतना वो मतलब नाराज है, परेशान है,
कि बताइए हमारा गोल्ड और सिल्वर सब किधर जा रहा है, इंडिया की ओर जा रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। हम लोग का उनका सामान बहुत ज्यादा जरूरत नहीं था, उनको हमारी जरूरत थी, क्योंकि उनको मसाला चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए। और हम लोग उस टाइम मालूम क्या करते थे, इंटरमीडियरी का रोल, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से सामान खरीदा और किसको बेच दिया, अरेबियन ट्रेडर्स और यूरोपियन ट्रेडर्स। इस तरह से चलता था। तो यहाँ पर हड़प्पन्स क्या कर रहे हैं, हड़प्पन्स इनको अपना सामान बेच रहे हैं और उनसे क्या ले रहे हैं, चांदी, सिल्वर। क्लियर ना। तो इस तरह से होता था बार्टर सिस्टम। ये सामान आपको चाहिए भाई, बीट्स चाहिए, क्योंकि हड़प्पन्स जो है, हड़प्पन्स जो आर्टिस्ट थे वो बड़े अच्छे थे, तो बड़ा जबरदस्त बीट्स बनाते थे, सील्स बनाते थे, तो उनको वो बेचते थे कि ये लीजिए, और उसके बदले में सिल्वर लेते थे। तो बार्टर सिस्टम, क्लियर ना। तो यही तो था आपका क्या, पूरा का पूरा। अब यदि वो 100 वर्ड में भी पूछते ना आपसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पन इकोनॉमिक लाइफ, तो आप इजीली लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। क्लियर। चलो तो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, वो अर्बन टाउन प्लानिंग, और उससे 175 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो अब आप लोग कोशिश करते रहना। क्या इतना सारा आज मैंने आपको बताया, तो जहां मैं बोलता रहता हूं कि हाँ भाई 2 मार्कर यानी 30 वर्ड, तो उसको वहां आप 2 मार्कर लिख लेना और उसको कोशिश करना। जैसे लिखेंगे हड़प्पन एक्सटेंट के बारे में, हड़प्पन इकोनॉमिक लाइफ आप मुझे लिख कर दिखाना कितने में, 60 वर्ड में। इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं कैसे लिखते हैं आप। क्लियर। 100 वर्ड में तो इजीली लिख लोगे आप, क्योंकि मैंने बता दिया। 60 वर्ड में कैसे लिखा जाएगा ये आप मुझे बताएंगे। पॉलिटिकल लाइफ कितने में रह सकता है, 30 वर्ड यानी 2 मार्कर। तो एक 40 वर्ड, सॉरी 4 मार्कर मतलब एक 60 वर्ड, और दूसरा एक आपका 30 वर्ड 2 मार्कर। ये मुझे लिख के दिखाइएगा।